नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इन 5 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेल अर्थात कोशिका। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए सेल अर्थात कोशिका। और इस चैप्टर में भी भैया हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। आप सभी को पता है इस बैच में हम जो क्वेश्चन करवाते हैं वो या तो आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में या आरपीएफ में पूछे गए सभी क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है और डेट लिखी जाती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए भैया आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए डी प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी है साइटोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है भैया प्लाज्मोलिसिस। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 14/3/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 14/3/2021 का, और इस क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना वापिस है भैया। अब आगे आने वाली जो एग्जाम है भैया रेलवे में, वो यहां से क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं, वो यहां से क्वेश्चन पूछ सकती है भैया। अब क्वेश्चन को समझिए। पानी की कमी के कारण, किसकी कमी हो रही है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर, संकुचित का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि कोशिका सिकुड़ कर जो कोशिका भित्ति है उससे अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यह आपके ऑप्शन है, तो भैया आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोलिसिस। देखिए कैसे, यहां पर कोशिका भित्ति की बात की है तो भैया प्लांट सेल होगी। तो मान लीजिए ये है आपकी प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका। और पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होती है भैया सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और इसके अंदर एक आवरण और पाया जाता है, और इस आवरण को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इस आवरण को क्या कहा जाता है? इस आवरण को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये न्यूक्लियस मान लीजिए भैया, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गन लीजिए। बीच में क्या पाया जाता है? बीच में होता है ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ये जेली जैसा पदार्थ होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित होता है। और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और भी बहुत सारे जैसे कि गोल्गी बॉडीज पाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं भैया, ठीक है। तो यह आपका कोशिका का चित्र हो गया। हम मुख्य रूप से बेसिकली डायग्राम की सहायता से नॉर्मल चीजों के बारे में समझ रहे हैं, ताकि आप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ सकें। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। मैंने जो समझाया वो अब ध्यान से समझिए। कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर आपकी कोशिका में पानी की कमी हो जाती है तो जिससे क्या होता है, कोशिका सिकुड़ जाती है
और कोशिका जब सिकुड़ेगी तो होगा क्या, ये जो सेल वॉल है, इस प्लांट सेल की जो सबसे बाहरी आवरण है, ये जो सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है, इस सेल वॉल से ये जो आपकी कोशिका है वो कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, सेल वॉल से आपकी जो कोशिका है वो अलग हो जाती है, सिकुड़ जाती है। देखा, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोशिका के संकुचित होकर यानी कि कोशिका के सिकुड़ने के कारण कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो भैया इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुछ नहीं है, पानी की कमी के कारण जो ये प्लांट सेल में जो सबसे भारी आवरण होती है कोशिका भित्ति, इस कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है आपकी कोशिका, पानी की कमी के कारण सिकुड़ करके। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। आगे पूछे जाने की संभावना है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं चाहिए। याद रखना, प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो सेल वॉल होती है, वो कोशिका भित्ति होती है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कोशिका झिल्ली होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। चले भाई, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भैया कि किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये गाइज आपसे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भैया किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी है सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को पूछा गया है। बताइए, इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। बहुत सारे तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया इसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है भैया, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। बोलो, इतनी बात क्लियर है। मैंने आपसे कहा कि दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है। कहने का मतलब ऐसे कोशिकांगों के बारे में आपको बताना है जिसके ऊपर 2 झिल्ली पाई जाती है, जिसके ऊपर 2 झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन होती है भैया। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। याद रखना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी तुलना किससे की जाती है, इसकी तुलना की जाती है भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका से, प्रोकैरियोटिक सेल से की जाती है। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है न्यूक्लियोइड, या फिर जिसे जीनोफोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कह दीजिए, फिर जीनोफोर कह दीजिए। और भैया ये था सिंगल हेलिक्स यानी कि एकल कुंडलित, और साथ ही साथ में क्या था, सर्कुलर था भैया। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए।
प्रोकैरियोटिक कोशिका का नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए, और यहाँ पर जो डीएनए पाया जाता है वो सिंगल हेलिक्स होता है और सर्कुलाकार होता है, यानी कि गोलाकार होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका से करते हैं। साथ ही साथ में इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है, वो 17S प्रकार का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो राइबोसोम पाया जाता है वो किसके समान, वो कितना होता है, वो होता है 17S प्रकार का। भी 17S प्रकार का क्या है, CS प्रकार का क्या है, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ाया था, और आगे मैं आपको इसी क्लास में यानी कि इसी चैप्टर में मैं आपको जब राइबोसोम से संबंधित क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई। मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है, शक्ति घर या फिर ऊर्जा घर कहा जाता है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेज है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना हम प्रोकैरियोटिक कोशिका से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो सिंगल हेलिक्स में सर्कुलाकार होता है, और इसमें राइबोसोम जो पाया जाता है वो 17S प्रकार का पाया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है, और इसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, वो सर्कुलाकार होता है, और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 17S प्रकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो दोनों सेम है, इसका जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम। इसलिए भैया माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका से की जाती है, फिर आप कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसे दिखाई देती है? वो भैया जूते के फीते के समान दिखाई देती है। जो जूते का फीता होता है फीते के समान दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? इस तरीके से दिखाई देती है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, इस तरीके से दिखाई देती है भैया माइटोकॉन्ड्रिया। रफली डायग्राम बनाया है मुख्य रूप से ऐसे नॉर्मल ही। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अल्टमैन व फ्लेमिंग ने भैया इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, तो इस बात के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। अल्टमैन फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है? इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मैं इन सबको मिटा देता हूं। मैंने यहाँ पर ये चीजें आपको इसलिए बताई है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया यहाँ से, ताकि आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब अगर आपके एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अब हम समझते हैं कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया को एक्चुअली में कोशिका का पावर हाउस या शक्ति घर या फिर ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई ना? ओके भैया, अब देखिए भैया क्यों कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ लेना भैया। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी, अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वो क्या होता है? वो होता है भैया सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन में सहायता करता है। कौन भैया? ये माइटोकॉन्ड्रिया। और सेलुलर डाइजेशन में, कोशिकीय पाचन में कौन सहायक होता है? तो लाइसोसोम सहायक होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बताया था ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर करके आना है। सेलुलर डाइजेशन के बारे में पूछे तो लाइसोसोम सही आंसर करके आना है। अब बात आती है कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। मैं लिख लीजिए यहाँ पर, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ बिल्कुल, कि हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़कर
ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। आप सभी को पता है भोजन का जो अंतिम उत्पाद होता है यानी कि जो अंतिम रूप होता है वो होता है भैया ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। और इसका सूत्र होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और भैया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा जो बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। और इसी ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और भैया वो अपना कार्य लगातार करते रहते हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है वो ऊर्जा का निर्माण किस में हुआ है? अगर आपसे जगह पूछे कोशिका में कहाँ पर होता है ऊर्जा का निर्माण, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अगर ज्यादा ऊर्जा का निर्माण हो गया है तो इकट्ठी भी कहाँ होती है? इकट्ठी भी कहाँ होती है? तो इकट्ठी भी भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इकट्ठी भी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस, शक्तिघर, ऊर्जाघर कहा जाता है। क्योंकि जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम कहाँ से लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। इसमें इकट्ठी भी होती है और इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है। यही रीजन है भैया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कोशिका का शक्तिघर या ऊर्जाघर कहते हैं। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, कोशिकीय जो श्वसन है, वो एक प्रकार का एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि वायवीय श्वसन है। और वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जो रेस्पिरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो श्वसन हुआ है वो भैया एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि वायवीय श्वसन है। ये क्या है? वायवीय श्वसन है। अब भूलोगे तो नहीं ना आप कि भैया किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिघर या ऊर्जाघर सूत्रकणिका को कहा जाता है। अब इससे संबंधित अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट सूत्रकणिका क्लियर करके आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि बार बार आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने 10 मिनट खराब किए इस क्वेश्चन के लिए। तो उस 10 मिनट का आपको उपयोग करना है। अगर समझ में नहीं आया है तो वापस वीडियो देख लेना, रिपीट करके बहुत आसान भाषा में समझाया है आपको मैंने कि भैया सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसे हम कोशिका का शक्तिघर या ऊर्जाघर क्यों कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम और कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे मैं बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, जिसका आंसर हर रोज लगभग 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। शाम को 6 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से मैं किसी एक का क्वेश्चन डालता हूँ, उसका आंसर भी 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो बायोलॉजी के और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे होगा क्या, आपके एग्जाम हॉल में आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का हर रोज आंसर देते हैं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहेंगे, यानी कि आपको ये याद हो जाएंगे, इन पर आपकी पकड़ बनी जाएगी, इन पर आपकी पकड़ बन जाएगी।
और अगर पकड़ बन गई इन क्वेश्चनों पर तो भैया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम आसानी से हमारे एग्जाम में इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। इसलिए भैया हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दिया करो। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपने छोटे बड़े भाई बहनों के पास में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर कोई रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो। ठीक है भैया, ओके भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कोशिकांग, ऑप्शन नंबर सी है स्नायु कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है चिकनी पेशी कोशिका। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 3/2/2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और इसे भैया सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यानी कि इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है और इसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। वहां पर मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी उपस्थित होती है और ये यूकैरियोटिक सेल में भी उपस्थित होती है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? याद रखना, प्लांट सेल यानी कि जो पादप कोशिका होती है, उन पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो सेल वॉल होती है, वो कोशिका भित्ति होती है। लेकिन हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो कौन सा है भाई? यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ये ऐसी झिल्ली है जो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही पार करने देती है। सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ रहे हो आप? कुछ गिने चुने जो मॉलिक्यूल्स है, जो अणु है, उन्हें ही ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देती है। किसी ऐसी चीज को अंदर आने नहीं देती जो आपकी कोशिका के खिलाफ हो, यानी कि आपकी कोशिका को नुकसान पहुंचाए। हाँ, अगर कोशिका से ही डेंजर है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया खतरनाक वाला, तो कोशिका को डैमेज कर ही देगा, तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर कोई छोटे मोटे कोई ऐसे आ गए जो कोशिका उन पर कंट्रोल कर सकती है, तो उन्हें ये अंदर आने नहीं देती। कौन? ये भैया कोशिका झिल्ली। बनाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी सेल है और ये सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है एनिमल सेल का? तो यही होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इस पर भी दो लेयर होती है, दो परत होती है भैया। इस पर भी दो परत होती है और इन दो परतों के बीच का जो गैप होता है वो 75 एंगस्ट्रोम होता है
और इन दो परतों के बीच में ये जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं ये उपस्थित होते हैं भैया। इतनी बात क्लियर है। ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया। तो ये कोशिका का ये सबसे बाहरी जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है भैया। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, तो कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही, कुछ गिने चुने अणुओं को ही अंदर से बाहर जाने देती है भैया और बाहर से अंदर आने देती है। ये नहीं है कि भाई हर कोई जा रहा है और हर कोई आ रहा है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अर्धपारगम्य झिल्ली ये ऐसी झिल्ली है जो आधे अणुओं को ही अपने से पार होने देती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जैसे कि कोई हानिकारक चीज है वो आपकी कोशिका में है कि नहीं है, अब उसको बाहर भेजना है तो वो जाने देगी। लेकिन अगर कोई सही चीज जाना चाहता है आपकी कोशिका से बाहर तो उसको नहीं जाने देगी। आई बात समझ में? तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो भाई बाह्य वातावरण से भी अलग ही कर रहा है। अरे भाई बाहर का जो वातावरण है, कोशिका के बाहर का जो वातावरण है वो उनसे अलग कर रहा है ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हो, कोशिका झिल्ली कह रहे हो। जितने भी कोशिका के अवयव है उन सभी अवयवों से अलग ही तो कर रहा है क्योंकि ये सबसे बाहरी आवरण है। तो जो मैंने आपको बताया है वो चीज भी याद रखनी है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो भाई बाह्य वातावरण से अलग ही कर रहा है, सबसे भारी आवरण है एनिमल सेल का, जंतु कोशिकाओं का, है कि नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको यह भी बताया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जैसे कि आपकी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, जिसमें क्या बन रहा था, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण हो रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। वैसे ही सेलुलर डाइजेशन भी होता है। तो अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाना जा रहा है तो उसको जाने देती है भाई, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में रहेगा, हमारी कोशिका के अंदर रहेगा, शरीर तो नहीं कह सकता, अगर वो कोशिका के अंदर रहेगा तो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसको जाने देती, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से अगर कोई हानिकारक आपकी कोशिका में प्रवेश करना चाह रहा है तो उसको रोक देगी, भाई तू क्यों जा रहा है। तो ये बाह्य वातावरण से अलग करने का काम करती है भैया आपकी कोशिका के अवयवों को। इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो 18वां क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? बोलो भैया, 18 क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी भैया। 5 क्वेश्चन कराने, अभी तो 3 ही क्वेश्चन हो गए हैं। लगभग 26 मिनट की वीडियो बन चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके भैया, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर सी है रिक्तिया, ऑप्शन नंबर डी है जीव द्रव। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 7/1/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया आपका ऑप्शन नंबर 1 कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। याद रखना, जो सेल है, जो कोशिका है, ये जीवन की मूलभूत इकाई है या फिर सबसे छोटी इकाई है। हम इंसानों की बात कर ले, जीव जंतुओं की बात कर ले, पेड़ पौधों की बात कर ले, इन सभी का निर्माण इसी ही कोशिका से हुआ है। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है।
ये सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, या आप कह सकते हो कि जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो अगर आपसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि भाई सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, या फिर जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है, या फिर जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो याद रखना है भैया कोशिका ही है। मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में बताया था कि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है, इसी कोशिका से ही जीव का निर्माण होता है। कोई सजीव है, कोशिका सिद्धांत यही कहता है कि सजीव वही है जिसमें कोशिका पाई जाती है, जिसमें कोशिका पाई जाती है। जहां पर जीव के बारे में बात आ गई तो भैया समझ लेना कि जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। अमीबा ले लीजिए, चाहे कितना ही बड़ा प्राणी ले लीजिए, इन सभी का जीवन की शुरुआत इसी कोशिका से ही होती है। इतनी बात क्लियर है? तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 7/1/2021 को। मैंने कोशिका वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। हाँ, हो गया है लगभग 1-1.5 साल हो गया है, 2 साल होने को आए इस चैप्टर को पढ़ाए हुए, लेकिन भैया बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हाँ, हो सकता है मेरा नया नया एक्सपीरियंस था तो इतने अच्छे से मैं आपको नहीं समझा पाया, लेकिन भैया जाकर के देखोगे तो हमारा जो कंटेंट है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 20। सेम वही क्वेश्चन है जो आपसे पिछला क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने बताऊंगा अभी पिछले एक क्वेश्चन में इसका राइट आंसर बताया था मैंने आपको। सेम वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 28/3/2016 को पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आने वाली जो ग्रुप डी की एग्जाम है, एनटीपीसी की एग्जाम है, एलपी टेक्नीशियन की एग्जाम है, जेई की एग्जाम है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है भैया। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना भैया। अब करे क्या यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीडियो शूट करने का मन ही नहीं करता यार। अब क्या बताया आपको, प्रॉब्लम करनी तो पड़ती है फिर भी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।